वोट इधर उधर ना हो, 15% में ना जाए, 15% से बचकर 85 में आए। अपना घर में अगर घड़ा है तो अपना ही पानी पिया जाए। जो एक सिद्धांत है हमारा पार्टी का कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, कम से कम एक गरीब का लड़का जाए संसद भवन में, अपने आवाज को उत्तर उठाए। प्रदेश এবং হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব বিভিন্ন জেলায় অন্তত 15টা রাজ্যে আমাদের 2 থেকে 15%, 15%, 20% ভোট রয়েছে। কিন্তু সেখানে আমাদের ওখানে উত্তরপ্রদেশের 4 বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। সেখানে এই নানা রকম কৌশলের মাধ্যমে আমাদের লোককে ওরা দমন করে এবং তার পরবর্তী কৌশল এই সংবিধানকে ধ্বংস করে দিয়ে এই সংবিধানকে ওরা পুড়িয়ে দিয়ে সংবিধানকে নষ্ট করে যেটা যে স্লোগান আমাদের দিয়ে গেছেন, যার সংখ্যা যত ভারী তার ততটা ভাগীদার। মানুষের কাছে আবেদন রাখবো, করজোড়ে আবেদন রাখবো যে আপনারা মন্দির থেকে কি পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষ যতটুকু সুবিধা পেয়েছেন এই সংবিধানের জন্য সুবিধা পেয়েছেন। এবং তার জন্য बाबा साहेब ने जो एकदम ग्राउंड लेवल में मजदूर लोग, जो लोग उसमें भी संविधान में कहा गया कि ये मजदूर लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उस तबके का आदमी को ये जो टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन लोगों को सीट नहीं देता, इन लोगों को चुनाव में खड़ा नहीं होने देता। वो जितने भी अमीर आदमी है, जितने भी पैसा वाला आदमी है, उसको ही टिकट देता है। सिद्धांत भी इसीलिए संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है इसीलिए वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करके जो मुस्लिम लोगों का डर पैदा करके हमारी समाज को डरा रहे हैं, जो एक देश एक विधान एक निशान रहेगा तो हम लोग सब एक हो जाएंगे, ये बात असल में नहीं है। असल में है उसको संरक्षण जो बाबा साहेब ने रखा है, जितने भी संरक्षण का नाम पे तो ढोंग रचा रहा है। जैसा हम कहाँ है, जिसका संख्या जितना भारी उसका उतना भागीदारी तो है नहीं। संरक्षण का नाम पे ढोंग रचा रहा है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से। यही हमारा पहला मुद्दा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पर्व होता है चुनाव। जी हाँ, जब देश में चुनाव होते तो कहीं ना कहीं आम जनता की उम्मीदें जगती हैं कि कोई ऐसा नेता आएगा जो उनके लिए विकास के सारे कार्य करेगा। और इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो अपना नेता चुनेंगे और उनका नेता कैसा होगा, क्या वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, उनके काम करेगा। तो हर पार्टी कहीं ना कहीं अपना पूरा दमखम लगा रही है और हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राजनीतिक चुनाव की गर्मियां शुरू हो गई हैं, इसी कड़ी में आज मेरे साथ में हावड़ा से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में उतरे हैं और चुनाव को जीतने की उनकी क्या रणनीति है। स्वागत है एनबी न्यूज में। नमस्ते सर, जानना चाहूंगी पहले तो थोड़ा अपना परिचय दे, आपका नाम क्या है, लोकसभा क्षेत्र सीट कौन सी है और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे हैं। पहले ये लोकसभा सीट है 25 हावड़ा सदर, हावड़ा लोकसभा केंद्र, हावड़ा सदर। अपना नाम है पलाश बाछाड़। हम हावड़ा का ही रहने वाला हूँ, कोई दूसरा जगह से यहाँ सीट हमको नहीं दिया। यहाँ का हम यहाँ ही जन्मा है, यहाँ ही हमारा सब कुछ है। सर, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस बार जो मुद्दा है, जो যেটা আমাদের বাংলায় বলছি, বাঙালি আমাদের যে বাঙালি জায়গায় যে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে যেভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, বিশেষ করে বিজেপির তরফ থেকে যারা বলছে যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড এক দেশ এক বিধান এক নিশান, আসলে ওরা আমাদের সংবিধানের সংরক্ষণটাই খতম করে দিতে চাইছে। এটা আমার মনে হয়েছে, এটাকে আমরা মুদ্রা হিসেবে কাজে লাগাবো। আর একটা হচ্ছে এই যে ধর্মীয় আড়ম্বরে আমাদের যে সমাজে
হাওড়া সদরে প্রায় 70 থেকে 75% মানুষ আমাদের সমাজে বাস করে, আমাদের সমাজের মানুষ বাস করে, এসসি এসটি ওবিসি जी মাইনরিটি, যেটা আমাদের সমাজের মানুষ। এই সমাজের মানুষগুলোকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এরা ভাগ করে রেখেছে। যেমন ধরুন তৃণমূল এসসি এসটি ওবিসি সেল, মাইনরিটি সেল, বিজেপি করে রেখেছে মোর্চা, তারপরে আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি করে রেখেছে লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি, এইসবে ভাগ করে রেখেছে। কিন্তু নির্বাচন যখন আসে, যে কোনো নির্বাচন যখন এসে আসন্ন হয়, সেটা বিধানসভা হতে পারে, পঞ্চায়েত হতে পারে, মিউনিসিপ্যালিটি হতে পারে, লোকসভা হতে পারে, এই যে পদগুলো এদের দিয়ে রেখেছে, এই পদগুলোয় এরা তখন আর গুরুত্ব দেয় না, ওদের ডাকাই হয় না যে এইখানে অমুক লোককে টিকিট দেয়া হবে, তোমাদের মতামত না। ওই মতামত নয়, ওপরে বসে থাকা মনুবাদীরাই আমাদের এইভাবে ভাগ করে রেখেছে। এইটা আমার কাছে হচ্ছে মেন মুদ্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে আমরা 85% মানুষ ভারতবর্ষে, এই 85% মানুষ মান্যবর কাশিরামজি যে স্লোগান আমাদের দিয়ে গেছেন, जी যে যার সংখ্যা যত ভারী তার ততটা ভাগীদারি, এই ব্রত নিয়ে আমি নেমেছি। तो देखिए जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, 85% की बात की, और खासकर जो मुद्दा इन्होंने बताया कि जिस तरह से आज संविधान खतरे में, जो मुझे समझ में आया है, बेसिक चीजें मैं उनको लेकर चर्चा कर रही हूँ। सर ने संविधान की बात की कि संविधान खतरे में, तो उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी बड़ी मुहिम रहेगी। तो सर जानना चाहूंगी आज संविधान किस तरह से खतरे में, क्योंकि हम जिस भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस भी प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, जो भाजपा को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज संविधान खतरे में, तो संविधान किस तरह से खतरे में है? संविधान खतरे में है इसीलिए वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करके, जो मुस्लिम लोगों का डर पैदा करके जी हमारी समाज को डरा रहे हैं, जो एक देश एक विधान एक निशान रहेगा तो हम लोग सब एक हो जाएंगे, ये बात असल में नहीं है। असल में है उसको संरक्षण जो बाबा साहेब ने रखा है, जितने भी संरक्षण का नाम पे तो ढोंग रचा रहा है। जैसा हम कहाँ है, जिसका संख्या जितना भारी उसका उतना भागीदारी तो है नहीं, संरक्षण का नाम पे ढोंग रचा रहा है, उसको भी खत्म करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से। यही हमारा पहला मुद्दा है। जी और एक बात है, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात हो गया, लेकिन बाबा साहेब ने जो एकदम ग्राउंड लेवल में मजदूर लोग, जो लोग उसमें भी संविधान में कहा गया कि ये मजदूर लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उस तबके का आदमी को ये जो टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन लोगों को सीट नहीं देता, इन लोगों को चुनाव में खड़ा नहीं होने देता। वो जितने भी अमीर आदमी है, जितने भी पैसा वाला आदमी है, उसको ही टिकट देता है। सिद्धांत भी इसीलिए संविधान खतरे में है। तो जिस तरह से अभी सर ने बताया कि संविधान किस तरह से खतरे में, किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, और जो अन्य पार्टियां किस तरह से संविधान की आज धज्जियां उड़ा रही हैं, उन्होंने पूरी की पूरी तरह से पूंजीवाद को यहाँ पर स्थापित कर दिया है। आज एक आम व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोच सकता कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो ये है कि एक आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आज की वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने इस तरह का माहौल और इस तरह का वातावरण बना दिया है कि एक आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ने से डरता है। तो देखिए जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान में एक आम व्यक्ति, चाहे वो मजदूर है, सब्जी बेचने वाला, झाड़ू लगाने वाला है, नाई है, कोई भी है, उसको पूरा अधिकार दिया संविधान के माध्यम से कि वो चुनाव लड़ सकता है। और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं, उन्होंने आज एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती थी कहीं ना कहीं आज वो खतरे में है। और एक आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के लिए 100 बार सोचता है, वो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो चुनाव लड़े। तो सर जानना चाहूंगी, जिस तरह से साहब मान्यवर काशीराम जी ने बात करी कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो इस सिद्धांत को आप किस तरह से आम जनता के बीच में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं लोगों को? यही तो हम बता रहे, पहले भी बताया फिर बता रहे हैं, जो हमरा संख्या जितना भारी, हम लोगों का वोट लेके वो 15% जो लोग है वो पूरा देश में राज करता है। पूरा अर्थनैतिक जो फायदा उसको भी उसी को मिलता है, लेकिन हम लोगों को
वोट का मशीन वोट बैंक की तरह यूज करता है। उस वोट बैंक को हमारा जो घर का जो पार्टी है, हमारा घर का जो पार्टी है, बाबा साहेब का जो भावधारा बीएसपी में जो आया है, जो मान्यवर काशीराम जी ने जो शिक्षा दिया है, जो अपना अधिकार छीन लो और अपना वोट अपना दल को दो, और अपना दल से वोट अगर देंगे तो अपना तबके का जो आदमी है, जो 85% आदमी है, जो 85% भारत का मूल निवासी है, उसको राज करने का, तब जाके वो जो हमारा पार्लियामेंट गणतंत्र का जो मंदिर है उसको दखल करो और अपना दल को आगे लेकर चलो, अपना अधिकार को खुद अपना घर का आदमी बन। सर, अगर हम बंगाल की बात करें तो आज हम बंगाल में जो स्थिति देख रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या टीएमसी की हो, लोगों को मंदिर दे रही है, आप क्या देंगे सर? আমরা ভারতের যে সংবিধান, বাবা সাহেব যে সংবিধান রচনা করে গেছেন, আমরা মানুষকে সংবিধানের অধিকার ফিরিয়ে দেবো। এই 85% মানুষকে অধিকার ফেরানোর জন্য লড়াই নেমেছি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, আমাদের যে 85%-এর ওপরে এই যে সংবিধান যিনি লিখে গেছেন বাবা সাহেব আম্বেদকর, যে যতটুকু সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সমাজের ওপরে নারী অত্যাচার থেকে শুরু করে এমনকি আমাদের দলিত সম্প্রদায়, পিছিয়ে পড়া মানুষের ওপরে যে অত্যাচার, সেই অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আমরা এই পথে নেমেছি। বিএসপিকে আমরা আজকে আমাদের যে, এটা আমি মনে করি আমাদের এই 85% মানুষের এটা ঘরের দল, এটা নিজেদের উঠোন, ঘর যাই বলুন না কেন, এটা ঘরের দল। এই ঘরের মানুষকে সংবিধানের অধিকার ফিরিয়ে দিতে, এবং যা আমি ফের একটা কথা বলছি, এই 85% আমাদের 85%ই সংরক্ষণ চাই। যদি 10% মানুষের, সবর্ণদের 10% সংরক্ষণ হতে পারে এই বিজেপির আমলে, তাহলে তাদের পুরোটাই সংরক্ষণ হলো। কিন্তু আমাদের 85% মানুষের 85% সংরক্ষণ নেই। যতটুকু সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের যে পিছিয়ে পড়া মানুষ, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ, এরা যতটুকু সংরক্ষণ পেয়েছে বাবা সাহেবের দয়ায়, এই সংরক্ষণটাই শেষ নয়। যতক্ষণ না আমরা এই গণতন্ত্রের মন্দিরকে দখল করতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের এই লড়াই চলবে, এবং মানুষের এই 85% মানুষের যে অধিকার আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, এটাই আমাদের ব্রত। আর একটা কথা, এখানে যতটুকু সংবিধানের মাধ্যমে এই যে মন্দির থেকে আমি এই বাংলার মানুষের কাছে আবেদন রাখবো, করজোড়ে আবেদন রাখবো যে আপনারা মন্দির থেকে কি পেয়েছেন, কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষ যতটুকু সুবিধা পেয়েছেন, এই সংবিধানের জন্য সুবিধা পেয়েছেন, এবং তার জন্যে আমি বাংলার মানুষকে বলবো সংবিধান রক্ষার্থে এবং 85%-এর সত্যিকারের যে অধিকার, সেই অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যে বাংলার মানুষের কাছে আমি আহ্বান করব, আপনারা আগামী এই নির্বাচনে, লোকসভা নির্বাচনে আমাদের বিএসপি প্রার্থীদের দিকে দিকে জয়যুক্ত করুন। তার সাথে সাথে একটা কথা বলবো, আমাদের এই যে 85%-এর যে ভোট, এই ভোটটা আপনারা ভাগ হতে দেবেন না, কারণ ওরা ওই মন্দির এবং পূজা আড়ম্বরে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু আমরা সেখান থেকে কিছুই পাইনি, বরঞ্চ আমাদের পকেট থেকে টাকা গেছে, কেউ চাঁদা দিয়েছি, কিন্তু সংবিধান আমাদের রুটি রুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেই সংবিধানকে আরো জোরালো মজবুত করার জন্যে, বাবা সাহেবের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে দিকে দিকে বিএসপি প্রার্থী এবং হাতি চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে তাদের জয়যুক্ত করুন, এবং আপনারা আপনাদের স্ব অধিকার ফিরে পান। তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলি, আপনারা দেখুন এই 15% লোক, 15%ও নয়, আমার হিসাবে যেটা জনসংখ্যা এতে হচ্ছে 10%-এর জন্য বিজেপি সরকার আসার পরে 10% সংরক্ষণ করে দিল সবর্ণদের জন্য, মানে পুরোটাই সংরক্ষণ, কিন্তু 85% সংরক্ষণ নেই। যেটুকু আছে সেটুকুও খতম করার জন্য, ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মাধ্যমে খতম করার জন্য তারা একটা মুসলিম ভাইদের জুজু দেখিয়ে আমাদের সমাজের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। এটা খুব ঘৃণ্য অপরাধ। এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে
মানুষকে আমাদের বোঝাতে হবে এবং আমাদের সমাজের মানুষকে আমাদের বাবা সাহেবের চিন্তাধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ফিরিয়ে এনে আমাদের অধিকারটা গণতান্ত্রিক মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাবা সাহেব যেটা শিখিয়ে গেছেন সেই লড়াইয়ে ব্রতী হয়ে গণতন্ত্রের উৎসব এই যে চুনাও বা নির্বাচন, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ সেই জন্য করেছি এবং মানুষকে আমি আহ্বান জানাবো আগামী দিনে নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে দিকে দিকে बीएसपी प्रार्थी हाथी चिन्हे ভোট দিয়ে তাদেরকে জয়যুক্ত। আপনার চ্যানেলকে মাধ্যম সে বাঙালি এবং বাঙালিদেরকে আমি বলবো, অনুরোধ করব, আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন। আমাদের এই সারা বাংলায় 85 থেকে 90% মানুষ এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি। আমার এটা তাদেরও শরম লাগছে, আমার নিজের বলতেও লজ্জা লাগছে যে আজকে আমাদের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি 85 থেকে 90% ভোট থাকা সত্ত্বেও ওরা জিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, কারণ আমাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে রেখেছে। এই ভাগটা যতক্ষণ আমি বাংলার মানুষের কাছে আহ্বান জানাবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে যে আপনারা নিজেদের ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। ধর্ম আমাদের কিছু দেয়নি, যা দিয়েছে আমাদের বাবা সাহেব আম্বেদকর দিয়েছে। ঋণ শোধ করার জন্যে আমাদেরকে আমাদের এই ঘরের দল বাবা সাহেবের স্বপ্নের দল বা কাশিরামজির যে চিন্তাধারা, সেই চিন্তাধারা এই 85 থেকে 90% মানুষ এখন এবং গণতন্ত্রের মন্দিরটাকে दखल करो। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में जो हावड़ा लोकसभा सीट है उसके अध्यक्ष हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूं सर क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर। पहले আপনার যে চ্যানেল, এই চ্যানেলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের দুয়ারে এসেছেন পশ্চিমবাংলার বার্তা নেওয়ার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাওড়া জেলা একটা পিছিয়ে পড়া জেলা। এই পিছিয়ে পড়া জেলাতে এসসি এসটি ওবিসি এবং মুসলিম এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী সংখ্যায় বা পার্সেন্টেজে প্রায় 90%, কিন্তু এত পার্সেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোনো পঞ্চায়েত মেম্বার থেকে শুরু করে এমএলএ থেকে শুরু করে কোনো প্রতিনিধি এখানে নেই। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আপনাদের চ্যানেল থেকে আমরা আবেদন করছি যে এই নির্বাচনে এখানে যত লোক আছেন, এই হাওড়া জেলার যত বাসিন্দা আছেন এসসি এসটি ওবিসি পিছিয়ে পড়া মানুষ এবং সংখ্যালঘু, তারা এবারের এই সুযোগে একত্রিত হয়ে বহিঞ্জির হাত শক্ত করুন, বহুজন সমাজ পার্টিকে জয়যুক্ত করুন এবং আমাদের যে উদ্দেশ্য বহুজন সমাজ কাশিরামজি এবং আম্বেদকরের চিন্তাধারাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিন এবং সংবিধানকে যে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সংবিধানকে ওরা ধ্বংস করার জন্য, এটা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এই সংবিধানকে বাতিল করার জন্য ওরা নানা রকমভাবে চক্রান্ত করেছে। হ্যাঁ, নানা রকমভাবে ইভিএমের মাধ্যমে ওরা পর নির্বাচনে ওরা জিতে যাচ্ছে। এই জিতে যাওয়ার কারণ আপনাদের বুঝতে হবে। হ্যাঁ, কেন আমাদের উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানা, রাজস্থান, পাঞ্জাব বিভিন্ন জেলায় অন্তত 15টা রাজ্যে আমাদের 2 থেকে 15%, 15%, 20% ভোট রয়েছে, কিন্তু সেখানে আমাদের ওখানে উত্তরপ্রদেশের 4 বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। সেখানে এই নানা রকম কৌশলের মাধ্যমে আমাদের লোককে ওরা দমন করে এবং তার পরবর্তী কৌশল এই সংবিধানকে ধ্বংস করে দিয়ে, এই সংবিধানকে ওরা পুড়িয়ে দিয়ে, সংবিধানকে নষ্ট করে দিয়ে, এই সংবিধানকে সরিয়ে দিয়ে ওরা নতুন মনোবাদী সংবিধান তৈরি করে আবার পুরনো যুগে, প্রাচীন যুগে ফিরিয়ে এনে আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে আমাদেরকে নানা রকম গরিবী, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, রাজনৈতিক অধিকার, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে সেই পুরনো জায়গায়, সেই পৌরাণিক যুগে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। স্যার বলুন। तो अभी जिस तरह से सर ने बोला है कि जो संविधान है वास्तव में खतरे में, और जिस तरह से संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सर ने अपील किया जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं वो खुलकर आए और एक ऐसी पार्टी को समर्थन करें जो संविधान की रक्षा करती है और संविधान के तहत ही पूरी प्रक्रिया के तहत अपनी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर नाम क्या है? बिमलेश कुमार हिल्ला। बिमलेश कुमार जी, कौन सी विधानसभा है? शिवपुरी विधानसभा। तो सर पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? तो जो पार्टी का है संविधान ही है। संविधान जिससे तरह से आरक्षित है उसी पर इन प्लस जी जो खड़े हुए हैं उनको जिताना है
और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से जो हिंदी भाषा भाषी आए हैं, इस बार पल्लास जी को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाएं और अपना वोट जो बाबा साहेब ने अधिकार दिलाए हैं, इन्हीं को वोटर जी को दें कि जाके वोट इधर उधर ना हो, 15% में ना जाए, 15% से बचकर 85 में आए। अपना घर में अगर घड़ा है तो अपना ही पानी पिया जाए, किसी और के घड़े में पानी ना पिया जाए। अगर हमारा घर, हमारा जो पुलिस भट्टाचार्य जी को हाथ मजबूत करे और जो एक सिद्धांत है हमारा पार्टी का कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, कम से कम एक गरीब का लड़का जाए संसद भवन में, अपने आवाज को उठाए। आज आप हावड़ा में देखेंगे, कलकत्ता में देखेंगे। मैं गरीब घर से हूं, मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10,000 पाता हूं। 10,000 में क्या हो जाता है? बहन जी ने एक बात कहा है कि अगर मैं सत्ता में आऊंगी, अगर मैं प्रधानमंत्री बनती हूं, तो जितने भी कल कारखाना है वहां आप विशेष करके देखिएगा तो सब गरीब वर्कर लोग ही काम करते हैं, नीचे वर्कर के लोग काम करते हैं। सुबह में सुबह पहुंच जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, चले जाते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। आज वो आरक्षण को समाप्त किया जा रहा। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बन रही हैं इस बार, तो बहन जी ने कहा है कि आरक्षण जो अगर मिलेगा तो आरक्षण में जो लोग हमारे SC ST OBC के लोग हैं, तो उनको जो प्राइवेट सेक्टर से में जो काम कर रहे हैं तो उनको उसी में शिफ्ट किया जाए। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों से जो हमारे 85% है, हमारे पल्लास जी को भारी मतों से विजय बनाए और इनको सांसद में भेजें, जाके यहाँ के हावड़ा में बहुत सारी कुछ कमियां हैं जो उनको दूर करें।